हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कल हम लोगों ने पढ़ लिया था मेथड्स फॉर स्पेसिफिक ग्रेविटी डिटर्मिनेशन। स्पेसिफिक ग्रेविटी डिटर्मिनेशन के मेथड हम लोगों ने कल पढ़े थे। यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम आगे पढ़ेंगे ग्रेडिंग ऑफ सॉइल से। ग्रेडिंग ऑफ सॉइल, तो ये ग्राफ दिया गया है सॉइल की ग्रेड्स का। तो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल के लिए ये ग्राफ बनेगा, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल के लिए ग्राफ बनेगा, वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए ये ग्राफ बनेगा और गैप ग्रेडेड सॉइल के लिए कुछ इस तरह ग्राफ बनेगा। अब आते हैं टाइप ऑफ सॉइल और उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम लोग। वेल ग्रेडेड सॉइल, वेल ग्रेडेड सॉइल, ऑल साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल अवेलेबल। वेल ग्रेडेड सॉइल में सभी साइज की सॉइल के पार्टिकल होते हैं। अगला हमारा पुअरली या गैप ग्रेडेड सॉइल। पुअरली या गैप ग्रेडेड सॉइल, it has excess or deficiency of a certain particle size. In gap graded soil some particle size are missing. गैप ग्रेडेड सॉइल में या poorly graded सॉइल में कुछ पार्टिकल साइज या तो अधिकता में होता है या तो उनकी कमी होती है, यानी कुछ साइज के पार्टिकल का गैप होता है या तो अधिकता होती है poorly graded या गैप ग्रेडेड सॉइल में। आगे हमारा यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स हैज सेम साइज। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल में ज़्यादातर पार्टिकल सेम साइज के होते हैं। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल में मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स हैज सेम साइज, यानी ज़्यादातर पार्टिकल सेम साइज के होते हैं। आगे पढ़ेंगे हम लोग कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी का फार्मूला। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी CU इज इक्वल टू होता है D60/D10। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी का फार्मूला होता है CU इज इक्वल टू D60/D10 फॉर वेल ग्रेडेड ग्रेवल। फॉर वेल ग्रेडेड ग्रेवल के लिए CU की वैल्यू ग्रेटर देन 4 होती है। वेल ग्रेडेड ग्रेवल के लिए CU की वैल्यू ग्रेटर देन 4 होती है। वेल ग्रेडेड सैंड के लिए CU की वैल्यू ग्रेटर देन 6 होती है। वेल ग्रेडेड सैंड के लिए CU की वैल्यू ग्रेटर देन 6 होती है। यूनिफॉर्म सॉइल के लिए CU की वैल्यू 1 होती है। यूनिफॉर्म सॉइल के लिए CU की वैल्यू 1 होती है। वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए CC की वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर की वैल्यू 1 से 3 के बीच में होती है। वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए CC की वैल्यू 1 से 3 के बीच में होती है। ग्रेटर देन 1 या इज इक्वल टू 1, लेस देन 3 या इज इक्वल टू 3 होती है। आगे देखेंगे हम लोग CU यानी कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी और सॉइल का टाइप, किस रेंज में कौन सी सॉइल आएगी। अगर CU की वैल्यू 1 से 5 के बीच में है तो सॉइल हमारी यूनिफॉर्मली ग्रेडेड होगी। अगर CU की वैल्यू 1 से 5 के बीच में है तो सॉइल हमारी यूनिफॉर्मली ग्रेडेड होगी। अगर 5 से 15 के बीच में CU की वैल्यू है 5 से 15 तक तो सॉइल हमारी पुअरली ग्रेडेड होगी। अगर CU की वैल्यू 15 से अधिक आ रही है तो हमारी सॉइल वेल ग्रेडेड होगी। अगर CU की वैल्यू ग्रेटर देन 15 है तो सॉइल हमारी वेल ग्रेडेड होगी। आगे हमारा है फार्मूला कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर का। कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर CC से डिनोट करते हैं। फार्मूला हमारा कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर CC इज इक्वल टू D30 का स्क्वायर अपॉन D60 इंटू D10। CC इज इक्वल टू D30 का स्क्वायर अपॉन D60 इंटू D10। और वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए CC की वैल्यू 1 से 3 की रेंज में होती है। वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए CC की वैल्यू 1 से 3 की रेंज में होती है। आगे हमारा है रिलेशन बिटवीन CC एंड CU। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशन होता है, उसका फार्मूला गिवन है CC इंटू CU इज इक्वल टू होता है D30/D10 का होल स्क्वायर। CC इंटू CU इज इक्वल टू होता है D30/D10 का होल स्क्वायर। CC अपान CU इज इक्वल टू होता है D30/D60 का होल ऑफ स्क्वायर। CC अपान CU इज इक्वल टू D30/D60 का होल ऑफ स्क्वायर।
Cc इंटू Cu इज इक्वल टू D30 अपॉन D10 का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नोट पॉइंट है, समझेंगे। D10 Cc Cu ये सब क्या है। तो D10 हमारा इफेक्टिव पार्टिकल साइज है। D10 हमारा इफेक्टिव पार्टिकल साइज है। Cu डिटरमाइन रेंज ऑफ पार्टिकल साइज है। Cu डिटरमाइन रेंज ऑफ पार्टिकल साइज है। Cc डिटरमाइन शेप ऑफ पार्टिकल एंड पीएचडी कर्व इन सॉइल मास है। Cc डिटरमाइन शेप ऑफ पार्टिकल एंड पीएचडी कर्व इन सॉइल मास है। D60 हमारा D60 size of the particle such that 60% particle are finer. D60 size of the particle such that 60% particle are finer. D60 हमारा वह पार्टिकल है, उस साइज के पार्टिकल हैं जो 60% से जिसके 60% पार्टिकल फाइनर है। D10 हमारा इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल है। D10 इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल है। आगे हमारा स्टोक्स लॉ का फार्मूला दिया गया है, उसको देखेंगे। स्टोक्स लॉ का फार्मूला है V इज इक्वल टू ब्रैकेट में G-1 गामा W D स्क्वायर अपॉन 18 म्यू। V इज इक्वल टू G-1 ब्रैकेट बंद गामा W D स्क्वायर अपॉन 18 म्यू, या इज इक्वल टू गामा S माइनस गामा W इंटू D स्क्वायर अपॉन 18 म्यू। V इज इक्वल टू गामा S माइनस गामा W ब्रैकेट बंद D स्क्वायर अपॉन 18 म्यू। G इज इक्वल टू होता है गामा S अपॉन गामा W। G इज इक्वल टू होता है गामा S अपॉन गामा W। स्टोक्स लॉ क्या होता है उसको देखेंगे। Stokes law is valid in laminar flow which maintained when particle size is in the range of 0.2 mm to 0.0002 mm. Stokes law is valid in laminar flow which maintained when particle size is in the range of 0.2 mm to 0.0002 mm. यानी स्टोक्स लॉ लेमिनार फ्लो में वैलिड है जब पार्टिकल साइज की रेंज 0.2 mm से 0.0002 mm की रेंज में होंगे, तब हमारा स्टोक्स लॉ वैलिड होगा। आगे हमारा हाइड्रोमीटर करेक्शंस। हाइड्रोमीटर करेक्शंस इनके बारे में देखेंगे। मेनिस्कस करेक्शन CM ऑलवेज पॉजिटिव। मेनिस्कस करेक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होता है। मेनिस्कस करेक्शन ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। टेम्परेचर करेक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ, यानी टेम्परेचर करेक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। टेम्परेचर करेक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। डिस्पर्सिंग एजेंट कंसंट्रेशन करेक्शन। डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन CD डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन ऑलवेज नेगेटिव रहता है। तो तीनों पॉइंट खूब पूछे जाते हैं। मेनिस्कस करेक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होता है। टेम्परेचर करेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन ऑलवेज नेगेटिव रहता है। डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन ऑलवेज नेगेटिव रहता है। करेक्ट हाइड्रोमीटर करेक्शन। करेक्टेड हाइड्रोमीटर करेक्शन क्या होता है। करेक्टेड हाइड्रोमीटर करेक्शन का फार्मूला है RC इज इक्वल टू, RC मतलब करेक्टेड हाइड्रोमीटर करेक्शन, RC इज इक्वल टू R प्लस CM प्लस माइनस CT माइनस CD, यानी करेक्टेड हाइड्रोमीटर करेक्शन इज इक्वल टू R प्लस CM यानी मेनिस्कस करेक्शन प्लस माइनस CT यानी टेम्परेचर करेक्शन माइनस CD यानी डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन। ये हमारा फार्मूला हो गया करेक्टेड हाइड्रोमीटर करेक्शन के लिए। आगे देखते हैं। आगे हमारा है कंसिस्टेंसी लिमिट या अटरबर्ग लिमिट्स ऑफ सॉइल। आगे हम पढ़ेंगे कंसिस्टेंसी लिमिट या अटरबर्ग लिमिट्स ऑफ सॉइल। कंसिस्टेंसी लिमिट और अटरबर्ग लिमिट्स ऑफ सॉइल के बारे में देखेंगे। एक ग्राफ है हमारा कंसिस्टेंसी लिमिट के लिए या अटरबर्ग लिमिट्स ऑफ सॉइल के लिए, जहाँ WS हमारा श्रिंकेज लिमिट है, WB प्लास्टिक लिमिट है, WL हमारा लिक्विड लिमिट है। WL लिक्विड लिमिट है। सबसे पहले
सॉलिड स्टेज आएगा हमारा, सॉलिड स्टेट, उसके बाद सेमी सॉलिड स्टेट, उसके बाद प्लास्टिक स्टेट, उसके बाद लिक्विड स्टेट। ये 4 स्टेट पढ़ते हैं हम लोग, मेनली 3 किसमें, कंसिस्टेंसी लिमिट या अटरबर्ग लिमिट्स ऑफ सॉइल में। सबसे पहले लिक्विड स्टेट WL तक, उसके बाद WP तक प्लास्टिक स्टेट, उसके बाद WS तक सेमी सॉलिड स्टेट, उसके बाद सॉलिड स्टेट। आगे पढ़ेंगे लिक्विड लिमिट टेस्टिंग टूल्स। लिक्विड लिमिट को की टेस्टिंग के लिए कौन कौन से टूल्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। लिक्विड लिमिट टेस्टिंग टूल्स, एक होता है हमारा कैसाग्रांडे टूल, एक होता है ASTM टूल। इन दोनों से कंसिस्टेंसी या लिक्विड लिमिट टेस्ट किया जाता है, कैसाग्रांडे टूल और ASTM टूल। कैसाग्रांडे टूल सुटेबल फॉर कोहेशनलेस सॉइल। कैसाग्रांडे टूल सुटेबल होता है कोहेशनलेस सॉइल के लिए। कैसाग्रांडे टूल सुटेबल होता है किसके लिए, कोहेशनलेस सॉइल के लिए। जबकि ASTM टूल सुटेबल फॉर लो प्लास्टिसिटी सॉइल। लो प्लास्टिसिटी सॉइल के लिए ASTM टूल सुटेबल होता है। लो प्लास्टिसिटी सॉइल के लिए ASTM टूल सुटेबल होता है। ग्रोव साइज क्या होता है कैसाग्रांडे टूल में, ग्रोव साइज होता है बॉटम विथ 2 mm होती है। कैसाग्रांडे टूल में बॉटम विथ 2 mm होती है, टॉप विथ 11 mm होती है, यानी 11 mm होती है, डेप्थ हमारी 8 mm होती है। कैसाग्रांडे टूल में बॉटम विथ 2 mm होती है, टॉप विथ 11 mm होती है, डेप्थ हमारी 8 mm होती है। जबकि ASTM टूल में बॉटम विथ हमारी 2 mm होती है सेम, टॉप विथ हमारी 13.6 mm होती है, टॉप विथ 13.6 mm होती है, डेप्थ हमारी 10 mm होती है, डेप्थ 10 mm होती है ASTM टूल में। आगे पढ़ेंगे हम सॉइल रिप्रेजेंटेशन सिंबल। कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए, कोर्स ग्रेन सॉइल्स के लिए सॉइल रिप्रेजेंटेशन सिंबल पढ़ेंगे हम लोग। ग्रुप सिंबल क्लासिफिकेशन, GW अगर सिंबल है तो उसका क्लासिफिकेशन होगा वेल ग्रेडेड ग्रेवल। GW मतलब वेल ग्रेडेड ग्रेवल। GP मीन्स पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल। GM मीन्स सिल्टी ग्रेवल, JC मीन्स क्लेई ग्रेवल, JC मीन्स क्लेई ग्रेवल। आगे हमारा है SW मतलब वेल ग्रेडेड सैंड। SW मतलब वेल ग्रेडेड सैंड। SP मतलब पुअरली ग्रेडेड सैंड, पुअरली ग्रेडेड सैंड। SM मतलब सिल्टी सैंड, सिल्टी सैंड। SC मतलब क्लेई सैंड, SC मतलब क्लेई सैंड। फाइन ग्रेन सॉइल के लिए क्लासिफिकेशन और सिंबल, ग्रुप सिंबल कुछ इस तरह है। ML मतलब सिल्ट ऑफ लो प्लास्टिसिटी, M से सिल्ट को यूनिट करते हैं, उसके बाद L जो हमारा लो बताएगा। ML क्या हो जाएगा, सिल्ट ऑफ लो प्लास्टिसिटी। MI क्या हो जाएगा, सिल्ट ऑफ इंटरमीडिएट प्लास्टिसिटी। MH हमारा हो जाएगा सिल्ट ऑफ हाई प्लास्टिसिटी। CL क्ले ऑफ लो प्लास्टिसिटी, क्ले ऑफ लो प्लास्टिसिटी। CI हमारा हो जाएगा क्ले ऑफ इंटरमीडिएट प्लास्टिसिटी। CH क्ले ऑफ हाई प्लास्टिसिटी, CH क्ले ऑफ हाई प्लास्टिसिटी। OL ऑर्गेनिक सिल्ट या क्ले ऑफ लो प्लास्टिसिटी, OL ऑर्गेनिक सिल्ट और क्ले ऑफ लो प्लास्टिसिटी। OI ऑर्गेनिक सिल्ट और क्ले ऑफ इंटरमीडिएट प्लास्टिसिटी। OH ऑर्गेनिक सिल्ट सिल्ट और क्ले ऑफ हाई प्लास्टिसिटी। ये हमारे क्लासिफिकेशन हो गए, सिंबल ग्रुप सिंबल हो गए। आगे दिया गया है प्लास्टिसिटी चार्ट एज पर IISCS। IISCS के अकॉर्डिंग प्लास्टिसिटी चार्ट दिया है, इसको देख लेते हैं हम लोग। ये हमारा प्लास्टिसिटी चार्ट है, लिक्विड लिमिट और प्लास्टिसिटी इंडेक्स के बीच में हमारा चार्ट बनता है। प्लास्टिसिटी चार्ट हमारा IP यानी प्लास्टिसिटी इंडेक्स और लिक्विड लिमिट के बीच बनाया जाता है। 2 लाइनें होती हैं, U लाइन A लाइन, उसके बीच क्लासिफिकेशन होता है।
ए लाइन की इक्वेशन होती है, ए लाइन की इक्वेशन है IP इज इक्वल टू 0.73 WL-20, IP इज इक्वल टू 0.73 WL-20, ये हमारी ए लाइन की इक्वेशन है। इसी तरह यू लाइन की इक्वेशन होती है IP इज इक्वल टू 0.9 ब्रैकेट में WL-8, IP इज इक्वल टू 0.9 ब्रैकेट में WL-8, ये हमारी यू लाइन की इक्वेशन होती है। आगे हमारा सॉइल बेस्ड ऑन लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिसिटी चार्ट, लिक्विड लिमिट और प्लास्टिसिटी चार्ट के बेस पर सॉइल दी गई है। इसको देखते हैं हम लोग। अगर लिक्विड लिमिट 35% से कम है, अगर लिक्विड लिमिट 35% से कम है तो सॉइल के एग्जाम्पल होंगे हमारे पास Cl, Ml, OL यानी लो प्लास्टिक सॉइल। अगर लिक्विड लिमिट 35% से कम है तो हमारी सॉइल जो होगी लो प्लास्टिक सॉइल होगी। एग्जाम्पल्स होंगे Cl, Ml, OL। अगर लिक्विड लिमिट की रेंज 35 से 50 के बीच में है, अगर लिक्विड लिमिट की रेंज 35 से 50 के बीच में है तो हमारी सॉइल होगी मीडियम प्लास्टिक। 35 से 50 के बीच में हमारी सॉइल होगी मीडियम प्लास्टिक। एग्जाम्पल्स हैं Ci, Mi, OI। अगर हमारी लिक्विड लिमिट की रेंज 50 से ज़्यादा होगी, अगर लिक्विड लिमिट की रेंज 50% से ज़्यादा होगी तो हमारी सॉइल क्लासिफिकेशन होगा हाई प्लास्टिक, सॉइल हमारी हाई प्लास्टिक होगी। एग्जाम्पल्स होंगे CH, MH, OH। एग्जाम्पल्स होंगे CH, MH, OH। यानी अगर लिक्विड लिमिट 35 से कम है तो सॉइल हमारी लो प्लास्टिक होगी। अगर रेंज 35 से 50 के बीच में है, 35% से 50%, तो मीडियम प्लास्टिक रेंज की सॉइल बनेगी होगी। अगर लिक्विड लिमिट 50% से ज़्यादा है तो हाई प्लास्टिक क्लासिफिकेशन में हमारी सॉइल आएगी। आगे पढ़ेंगे फ्लो इंडेक्स। फ्लो इंडेक्स IF इज इक्वल टू होता है W1 माइनस W2 अपॉन लॉग 10 N2 अपॉन N1। ये हमारा फ्लो इंडेक्स के लिए फार्मूला होता है। IF इज इक्वल टू W1 माइनस W2 अपॉन लॉग 10 N2 अपॉन N1। ये फ्लो इंडेक्स का फार्मूला होता है। आगे हमारा है इट इंडिकेट्स shear स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल एट प्लास्टिक लिमिट। फ्लो इंडेक्स इंडिकेट करता है shear स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल एट प्लास्टिक लिमिट। सॉइल की shear स्ट्रेंथ बताता है फ्लो इंडेक्स प्लास्टिक लिमिट पर। फ्लो इंडेक्स क्या करता है, सॉइल की shear स्ट्रेंथ बताता है प्लास्टिक लिमिट पर। तो फ्लो इंडेक्स इंडिकेट्स shear स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल एट प्लास्टिक लिमिट। यहाँ हमारा W1, W2 वाटर कंटेंट है और N1, N2 नंबर ऑफ ब्लोज है। ये हमारा फ्लो कर्व इस तरह से बनता है। W1, W2 हमारा वाटर कंटेंट है और N1, N2 हमारा नंबर ऑफ ब्लोज है। यानी फ्लो इंडेक्स का जो ग्राफ है वो बनता है वाटर कंटेंट और नंबर ऑफ ब्लोज के रिस्पेक्ट में। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा टफनेस इंडेक्स। टफनेस इंडेक्स का फार्मूला होता है हमारा IP अपॉन IF। टफनेस इंडेक्स का फार्मूला होता है IP अपॉन IF, यानी टफनेस इंडेक्स इज इक्वल टू प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन फ्लो इंडेक्स। टफनेस इंडेक्स इज इक्वल टू प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन फ्लो इंडेक्स। IT इज इक्वल टू IP अपॉन IF। टफनेस इंडेक्स क्या करता है, इट रिप्रेजेंट्स लॉस ऑफ shear स्ट्रेंथ विद इंक्रीज इन वाटर कंटेंट। टफनेस इंडेक्स रिप्रेजेंट करता है लॉस ऑफ shear स्ट्रेंथ को, लॉस ऑफ shear स्ट्रेंथ विद इंक्रीज इन वाटर कंटेंट। यानी वाटर कंटेंट बढ़ने पर जो हमारी सॉइल की shear स्ट्रेंथ में जो लॉस होता है उसको रिप्रेजेंट करता है टफनेस इंडेक्स। टफनेस इंडेक्स रिप्रेजेंट्स लॉस ऑफ shear स्ट्रेंथ विद इंक्रीज इन वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट बढ़ने पर सॉइल में जो shear स्ट्रेंथ का लॉस होता है उसको रिप्रेजेंट करता है हमारा टफनेस इंडेक्स। आगे हमारा फॉर मोस्ट सॉइल टफनेस इंडेक्स इज बिटवीन 0 to 3। और ज़्यादातर सॉइल के लिए टफनेस इंडेक्स की वैल्यू 0 से 3 के बीच होती है।
ज़्यादातर सॉइल्स के लिए टफनेस इंडेक्स की वैल्यू 0 से 3 के बीच में होती है। टाइप्स ऑफ सॉइल टफनेस इंडेक्स। अगर टफनेस इंडेक्स की वैल्यू 1 से कम है तो हमारी सॉइल कौन सी होगी? फ्रीएबल सॉइल। अगर टफनेस इंडेक्स की वैल्यू लेस देन 1 है तो सॉइल होगी हमारी फ्रीएबल सॉइल। कौन सी? फ्रीएबल सॉइल। अगर टफनेस इंडेक्स की वैल्यू 1 से 3 के बीच में है तो क्लेई सॉइल होगी। यानी फ्रीएबल सॉइल में टफनेस इंडेक्स की वैल्यू 1 से कम होगी। अगर टफनेस इंडेक्स की वैल्यू 1 से कम है तो फ्रीएबल सॉइल होगी। 1 से 3 के बीच में, अगर टफनेस इंडेक्स की वैल्यू 1 से 3 के बीच में होगी तो हमारी क्लेई सॉइल होगी। आगे पढ़ेंगे हम लोग श्रिंकेज इंडेक्स, श्रिंकेज रेशियो इत्यादि। श्रिंकेज इंडेक्स का फार्मूला होता है IS = WP - WS, यानी प्लास्टिक लिमिट माइनस लिक्विड लिमिट। श्रिंकेज इंडेक्स के लिए फार्मूला है IS = WP - WS, यानी प्लास्टिक लिमिट माइनस श्रिंकेज लिमिट। ये हमारा श्रिंकेज इंडेक्स के लिए फार्मूला होगा। IS = WP - WS। श्रिंकेज रेशियो का फार्मूला है SR = V1 - V2 upon VD upon W1 - W2 into 100। SR = V1 - V2 upon VD upon W1 - W2 into 100। ये श्रिंकेज रेशियो का फार्मूला है। एट श्रिंकेज लिमिट V2 = VD होता है। श्रिंकेज लिमिट पर V2 की वैल्यू VD के बराबर हो जाती है। तो SR की वैल्यू हो जाएगी, यानी श्रिंकेज रेशियो का फार्मूला बनेगा V1 - VD upon VD upon W1 - W2 into 100, और या गामा D upon गामा W = GM। यानी श्रिंकेज लिमिट पर श्रिंकेज रेशियो का फार्मूला बन जाएगा गामा D upon गामा W = GM। और आगे फार्मूला है WS = 1 / SR - 1 / G। श्रिंकेज लिमिट = 1 / SR - 1 / G, या WS = E minimum / G। ये भी एक फार्मूला बनेगा। WS यानी श्रिंकेज लिमिट = E minimum / G, जहाँ V1 क्या है? वॉल्यूम ऑफ द सॉइल मास एट W1। V1 वॉल्यूम ऑफ द सॉइल मास एट W1 है। V2 वॉल्यूम ऑफ द सॉइल मास एट W2 है। D वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल मास है। वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल मास है। आगे नोट पॉइंट है, वैल्यू ऑफ श्रिंकेज रेशियो इज डिटरमाइंड विथ रेफरेंस टू मरकरी। वैल्यू ऑफ श्रिंकेज रेशियो इज डिटरमाइंड विद रिस्पेक्ट टू मरकरी, यानी श्रिंकेज रेशियो की वैल्यू मरकरी के रेफरेंस में डिटरमाइन की जाती है। वैल्यू ऑफ श्रिंकेज रेशियो इज डिटरमाइंड विद रेफरेंस टू मरकरी। श्रिंकेज रेशियो की वैल्यू डिटरमाइन की जाती है मरकरी के रेफरेंस में। तो वैल्यूमेट्रिक श्रिंकेज क्या होगा? वैल्यूमेट्रिक श्रिंकेज के लिए फार्मूला है VS वैल्यूमेट्रिक श्रिंकेज = V1 - VD upon VD into 100। V1 - VD upon VD into 100, या फार्मूला होता है VS = SR into W1 - W2, यानी वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज = SR श्रिंकेज रेशियो into W1 - W2। लीनियर श्रिंकेज के लिए फार्मूला है LS = चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ into 100। चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ into 100। फार्मूला बनेगा L0 - LF अपॉन L0 into 100, यानी इनिशियल लेंथ माइनस फाइनल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ into 100, जहाँ L0 या L0 हमारा इनिशियल लेंथ है, LF हमारा फाइनल लेंथ है। LS परसेंटेज में जो फार्मूला बनेगा वो हो जाएगा 1 - ब्रैकेट में 100 अपॉन 100 प्लस VS की पावर 1/3 into 100। वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज का फार्मूला हो जाएगा WS = V1 - VD upon VD into 100।
प्लास्टिसिटी इंडेक्स का फार्मूला है IP इज इक्वल टू WL माइनस WP। प्लास्टिसिटी इंडेक्स के लिए फार्मूला है IP इज इक्वल टू WL माइनस WP, यानी प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज इक्वल टू लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज इक्वल टू लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। आगे में आ रहा है IP यानी प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू और प्लास्टिसिटी का बारे में। IP की वैल्यू अगर ज़ीरो है, अगर IP की वैल्यू ज़ीरो है तो हमारी सॉइल नॉन प्लास्टिक होगी, टाइप ऑफ सॉइल है और IP की वैल्यू दी गई है। अगर IP की वैल्यू ज़ीरो है तो सॉइल हमारी नॉन प्लास्टिक होगी। अगर IP की वैल्यू लेस देन 7 है तो हमारी सॉइल लो प्लास्टिक होगी। अगर IP की वैल्यू लेस देन 7 है तो हमारी सॉइल लो प्लास्टिक होगी। 7 तक या लेस देन 7 है तो हमारी सॉइल लो प्लास्टिक होगी। अगर IP की वैल्यू 7 से 17 के बीच में है तो हमारी जो सॉइल होगी मीडियम प्लास्टिक होगी। अगर IP की वैल्यू 7 से 17 के बीच में है तो सॉइल हमारी मीडियम प्लास्टिक होगी। अगर IP की वैल्यू 17 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 17 है, तो हाईली प्लास्टिक होगी। अगर IP की वैल्यू 17 से ज़्यादा है तो सॉइल हमारी हाईली प्लास्टिक होगी। आगे पढ़ेंगे हम लोग। IP की वैल्यू दी गई, सॉइल टाइप दिया गया है। अगर IP की वैल्यू 0 है तो नॉन प्लास्टिक सॉइल होगी। अगर IP की वैल्यू 0 है तो सॉइल हमारी नॉन प्लास्टिक होगी। नॉन प्लास्टिक में हमारी सॉइल आएगी सैंड। नॉन प्लास्टिक में सॉइल टाइप आएगा सैंड। अगर IP की वैल्यू 10 से 15 के बीच में है तो सॉइल टाइप आएगा सिल्ट। 10 से 15 के बीच में है तो सिल्ट, 15 से 20 है तो क्ले, 15 से 20 है तो क्ले, 20 से 40 है तो कॉलिनाइट, अगर 20 से 40 है तो कॉलिनाइट, 35 से 60 है तो इलाइट, 35 से 60 है तो इलाइट, 50 से 100 है तो मॉन्ट मोरिलोनाइट। अगर IP की वैल्यू 50 से 100 के बीच में है तो मॉन्ट मोरिलोनाइट टाइप की सॉइल होगी। IP मिक्स्ड सॉइल के लिए फार्मूला दिया गया है। IP मिक्स सॉइल के लिए फार्मूला दिया गया है। IP मिक्स सॉइल इज इक्वल टू IP सैंड इंटू x प्लस IP लोकल सॉइल इंटू 100 माइनस x अपॉन 100। ये फार्मूला है IP मिक्स सॉइल के लिए। लिक्विड लिमिट के लिए फार्मूला है और कंसिस्टेंसी लिमिट के लिए फार्मूला है। लिक्विड लिमिट और कंसिस्टेंसी लिमिट के लिए। तो लिक्विड लिमिट के लिए फार्मूला है IL इज इक्वल टू W माइनस WP अपॉन WL माइनस WP। IL इन लिक्विड इंडेक्स, IL लिक्विडिटी इंडेक्स और कंसिस्टेंसी इंडेक्स के लिए फार्मूला है, लिमिट के लिए नहीं, इंडेक्स के लिए। तो लिक्विडिटी इंडेक्स के लिए फार्मूला है IL इज इक्वल टू W माइनस WP अपॉन WL माइनस WP इज इक्वल टू W माइनस WP अपॉन IP। ये हमारा लिक्विडिटी इंडेक्स के लिए फार्मूला है। आगे हमारा है कंसिस्टेंसी इंडेक्स के लिए फार्मूला है IC इज इक्वल टू कंसिस्टेंसी इंडेक्स IC इज इक्वल टू WL माइनस W अपॉन WL माइनस WP, यानी WL माइनस W अपॉन IP। जहाँ WP हमारा प्लास्टिक लिमिट है, W हमारा वाटर कंटेंट इन बल्क सॉइल है, W वाटर कंटेंट है, WP हमारा प्लास्टिक लिमिट है, WL लिक्विड लिमिट है, WP हमारा प्लास्टिक लिमिट है। IP प्लास्टिसिटी इंडेक्स है। तो ये हमारा लिक्विडिटी इंडेक्स और कंसिस्टेंसी इंडेक्स का फार्मूला हो गया। आगे हमारा है IC प्लस IL इज इक्वल टू 1 होता है, यानी कंसिस्टेंसी इंडेक्स प्लस लिक्विडिटी इंडेक्स इज इक्वल टू 1 होता है। कंसिस्टेंसी इंडेक्स प्लस लिक्विडिटी इंडेक्स इज इक्वल टू 1 होता है,
यानी अगर कंसिस्टेंसी इंडेक्स और लिक्विडिटी इंडेक्स को ऐड कर देंगे तो आएगा हमारा 1। आगे हमारा कंसिस्टेंसी और आईसी यानी कंसिस्टेंसी इंडेक्स और लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यूज़ दी गई हैं और कंसिस्टेंसी के बारे में बताया गया। पहला है, अगर आईसी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है और आईएल की वैल्यू लेस देन 0 है तो वेरी स्टिफ टाइप की क्ले होगी हमारे पास, मतलब वेरी स्टिफ टाइप की सॉइल होगी। अगर आईसी की वैल्यू 1 से 0.75 और आईएल की वैल्यू 0 से 0.25 है तो स्टिफ टाइप की सॉइल होगी। अगर आईसी की वैल्यू 0.75 से 0.50 और आईएल की वैल्यू 0.25 से 0.50 है तो मीडियम स्टिफ टाइप की सॉइल होगी। अगर आईसी की वैल्यू 0.50 से 0.25 है और आईएल की वैल्यू 0.50 से 0.75 है तो सॉफ्ट होगी, अगर आईसी की वैल्यू 0.50 आईसी की वैल्यू 0.25 से 0 है और लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू 0.75 से 1.0 है तो वेरी सॉफ्ट होगी। अगर आईसी की वैल्यू लेस देन 0 है और लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो लिक्विड स्टेट होगी, यानी सॉइल जो है लिक्विड स्टेट में आ जाएगी। ये हुआ हमारा कंसिस्टेंसी इंडेक्स और लिक्विडिटी इंडेक्स के बारे में डिटेल। यानी अगर कंसिस्टेंसी इंडेक्स हमारा कम होता है तो सॉइल हमारी स्टिफ से सॉफ्ट की ओर जाती है, और अगर हमारा लिक्विडिटी इंडेक्स बढ़ता है तो हमारा सॉइल जो है स्टिफ से सॉफ्ट की ओर बढ़ती है। यानी आईसी और आईएल एक दूसरे के अपोजिट यहाँ पर काम कर रहे हैं। आगे हमारा है सेंसिटिविटी इंडेक्स, सेंसिटिविटी 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 एस टी इज इक्वल टू क्यू यू, यानी अनडिस्टर्ब सॉइल अपॉन रिमॉडल्ड सॉइल। सेंसिटिविटी एस टी इज इक्वल टू क्यू यू अपॉन क्यू यू अनडिस्टर्ब अपॉन क्यू यू रिमॉडल्ड। अब यहाँ पे दिया गया है सेंसिटिविटी की वैल्यू रेंज दी गई और सॉइल क्लासिफिकेशन दिया गया है। तो सेंसिटिविटी की वैल्यू रेंज दी गई है और सॉइल क्लासिफिकेशन दिया गया है। अगर सेंसिटिविटी 1 होगी तो हमारी सॉइल इनसेंसिटिव होगी, यानी ग्रेवल कोर्स सैंड टाइप की होगी। अगर सेंसिटिविटी 1 होगी तो हमारा सॉइल होगा इनसेंसिटिव यानी ग्रेवल कोर्स और सैंड टाइप की। अगर सेंसिटिविटी की वैल्यू 2 से 4 के बीच में रहेगी अगर सेंसिटिविटी की वैल्यू 2 से 4 के बीच में रहेगी तो हमारी सॉइल होगी नॉर्मल सेंसिटिव और मॉडरेट, नॉर्मल सेंसिटिव और मॉडरेट। अगर सेंसिटिविटी की वैल्यू 4 से 8 के बीच में रहेगी सेंसिटिविटी की वैल्यू 4 से 8 के बीच में रहेगी तो हमारी सॉइल होगी सेंसिटिव सिल्ट प्लस क्ले टाइप की। अगर हमारी सेंसिटिविटी की वैल्यू 8 से 16 के बीच में रहेगी तो हमारी सॉइल होगी एक्स्ट्रा सेंसिटिव। अगर सेंसिटिविटी की वैल्यू 8 से 16 के बीच में रहेगी तो हमारी सॉइल होगी एक्स्ट्रा सेंसिटिव। अगर सेंसिटिविटी की वैल्यू 16 से ज़्यादा हो जाएगी, ग्रेटर देन 16 हो जाएगी तो हमारी सॉइल हो जाएगी क्विक क्ले या अनस्टेबल। यानी सेंसिटिविटी बढ़ने पर सॉइल की अनस्टेबिलिटी बढ़ती है, यानी जैसे जैसे सेंसिटिविटी बढ़ेगी वैसे वैसे सॉइल का जो स्टेबिलिटी है वो कम होगी। यानी अगर सेंसिटिविटी 1 होगी तो सॉइल हमारी इनसेंसिटिव ग्रेवल कोर्स सैंड टाइप की होगी। अगर सेंसिटिविटी की वैल्यू 2 से 4 रहेगी तो नॉर्मल सेंसिटिव और मॉडरेट रहेगी। अगर वैल्यू 4 से 8 है तो सेंसिटिव सिल्ट प्लस क्ले टाइप की रहेगी सॉइल। अगर सेंसिटिविटी की वैल्यू 8 से 16 है तो एक्स्ट्रा सेंसिटिव रहेगी। अगर 16 से ज़्यादा है तो क्विक क्ले हो जाएगी सॉइल की कंडीशन, या अनस्टेबल हमारी सॉइल हो जाएगी।
आगे हमारा फार्मूला दिया गया है एक्टिविटी के लिए। एक्टिविटी का फार्मूला है हमारे पास AC इज इक्वल टू प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल्स साइज लेस देन 2 माइक्रोन होना चाहिए। एक्टिविटी के लिए फार्मूला है AC इज इक्वल टू प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल्स ऐसे पार्टिकल्स जिनका साइज होगा हमारा लेस देन 2 माइक्रोन। आगे दिए गए एक्टिविटी का वैल्यू दिया गया है, रेंज दिया गया है और उसके साथ में सॉइल का क्लासिफिकेशन। अगर एक्टिविटी की वैल्यू लेस देन 0.75 है, अगर एक्टिविटी की वैल्यू लेस देन 0.75 है तो सॉइल हमारी होगी इनएक्टिव। अगर एक्टिविटी की वैल्यू लेस देन 0.75 है तो सॉइल हमारी होगी इनएक्टिव। अगर एक्टिविटी की वैल्यू 0.75 से 1.25 के रेंज में है, अगर एक्टिविटी की वैल्यू 0.75 से 1.25 के रेंज में है तो सॉइल हमारी नॉर्मल होगी। अगर एक्टिविटी की वैल्यू ग्रेटर देन 1.25 है, अगर एक्टिविटी की वैल्यू ग्रेटर देन 1.25 है तो सॉइल हमारी एक्टिव रहेगी। यानी अगर 0.75 से कम है एक्टिविटी की वैल्यू तो सॉइल हमारी इनएक्टिव होगी। अगर 0.75 से 1.25 के रेंज में तो नॉर्मल रहेगी सॉइल हमारी। अगर ग्रेटर देन 1.25 है तो सॉइल हमारी एक्टिव कंडीशन में रहेगी। आगे हमारा एक्टिविटी ऑफ क्ले मिनरल्स के बारे में जानकारी दी गई है। एक्टिविटी ऑफ क्ले मिनरल्स दिए गए हैं, उनकी एक्टिविटी वैल्यू दी गई है। अगर काओलिनाइट हमारा मिनरल रहेगा, काओलिनाइट मिनरल के लिए एक्टिविटी वैल्यू रहेगी 0.1 से 0.4। काओलिनाइट मिनरल के लिए एक्टिविटी होगी हमारी 0.1 से 0.4। इलाइट के लिए 0.5 से 1, इलाइट के लिए 0.5 से 1, इलाइट के लिए 0.5 से 1 और माउंट मोरिलोनाइट के लिए 1 से 7 ग्रेटेस्ट। माउंट मोरिलोनाइट के लिए 1 से 7। यानी काओलिनाइट मिनरल की एक्टिविटी वैल्यू सबसे कम होती है 0.1 से 0.4। इलाइट की एक्टिविटी वैल्यू होती है 0.5 से 1। माउंट मोरिलोनाइट की एक्टिविटी वैल्यू होती है 1 से 7। यानी सबसे कम जो वैल्यू होती है वो काओलिनाइट की होती है, सबसे ज़्यादा होती है माउंट मोरिलोनाइट की। आगे आते हैं थिक्सोट्रॉपी पर। क्या होता है थिक्सोट्रॉपी, इसको समझते हैं। इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ रिमोल्डेड सॉइल विथ पासेज ऑफ टाइम। यानी टाइम के बढ़ने के साथ साथ जो हमारी रिमोल्डेड सॉइल होती है उसके स्ट्रेंथ को गेन करने की कैपेसिटी थिक्सोट्रॉपी कहलाती है। रिमोल्डेड सॉइल की टाइम के गुजरने के साथ साथ उसकी स्ट्रेंथ में जो बढ़ोतरी होती है वो हमारा प्रोसेस कहलाती है थिक्सोट्रॉपी। इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ रिमोल्डेड सॉइल विथ पैसेज ऑफ टाइम इज कॉल्ड थिक्सोट्रॉपी। आगे हमारा ग्रुप इंडेक्स है, इसको पढ़ेंगे कल हम लोग। आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल हम लोग ग्रुप इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे और आगे की सारी वीडियोस मतलब सारे टॉपिक कवर करेंगे। कल हम लोग ग्रुप इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, ये कैप्सूल सीरीज जो है अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे कल फिर से इसी सब्जेक्ट के साथ में।